हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो आने वाली कुछ वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो ई कॉमर्स ऐप के बारे में कवर करेंगे। उसको हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे अपने ई कॉमर्स ऐप को हम सेटअप कर सकते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं इस ई-कॉमर्स ऐप में? तो इस ई-कॉमर्स ऐप में हमारे पास होने वाले हैं सारे मॉड्यूल्स जो कि एक ई-कॉमर्स में होते हैं। लाइक हमारे पास रहेगा लॉगिन, साइन आउट, रजिस्टर, फॉरगॉट पासवर्ड एक्सेट्रा। और अपार्ट फ्रॉम दोज़ मॉड्यूल्स हमारे पास क्या-क्या रहने वाला है? हमारे पास रहने वाला है ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, डिलीट कार्ट, अपडेट कार्ट, रिमूव कार्ट, ठीक है? और शॉप रहेगा हमारे पास। शॉप पे यूज़र क्या कर सकता है, ब्राउज़ कर सकता है हमारे प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज़, रेटिंग वाइज़ और प्राइस वाइज़, ठीक है? उसके बाद हमारे पास रहेंगे उसके ऑर्डर्स और उसका एड्रेस मॉड्यूल रहेगा। उस एड्रेस मॉड्यूल में यूज़र क्या-क्या कर सकता है, एड्रेस को ऐड कर सकता है, एड्रेस को अपडेट कर सकता है, एड्रेस को डिलीट कर सकता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास क्या-क्या रहने वाला है, उसके बाद हमारे पास रहेगा नोटिफ़िकेशन और उसके बाद रहने वाली है हमारे पास सेटिंग्स। इसमें सेटिंग्स में हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पर हम चेंज पासवर्ड का यूज़र का ऑप्शन देंगे। जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना, वो अपना पासवर्ड को भी चेंज कर सकता है, ठीक है? अब हम अब हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? देखो, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू। या तो हम स्क्रैच से बना सकते हैं यूआई को, ठीक है? और ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी मुझे काफ़ी डिमांड भी आ रही थी कि मोस्टली जो हमारे साथ जो यूज़र जुड़े हुए हैं ना, उनको एचटीएमएल की थीम मिलती है और वो उस एचटीएमएल की थीम को रिएक्ट जेएस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब उन्हें एक्चुअल में लॉजिकल पार्ट करना होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं एक एचटीएमएल की थीम को। तो कंपनी में भी इसी तरीके से डेवलपमेंट होती है। या तो कोई यूआई लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं वो, लाइक कैसे? मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो, कैसे यूज़ करते हैं? तो देखो, अगर एक डेवलपर है मान के चलिए, ठीक है? एक डेवलपर है जो ले रहा है उनसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 लाख रुपीज़, इसकी 1 लाख की सैलरी है, ठीक है? अगर उससे हम यूआई डिज़ाइन करवाएँगे, ठीक है? मान के चलिए जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसको बनने में लगेंगे एटलीस्ट 3 मंथ। यूआई की बात कर रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट की नहीं। और क्लाइंट को चाहिए विदिन 6 मंथ। और डेव उसके जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लगेंगे 6 मंथ्स और। तो यानी कि टोटल कितना हो गया हमारे पास? तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल हो गया ना, टोटल हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो, टोटल हो गया हमारे पास 9 मंथ। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर मैं उसको बताऊँ आपको, अल्टरनेट सॉल्यूशन ये कि हम एक बनी-बनाई थीम ले सकते हैं या तो एचटीएमएल की, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, एक ले सकते हैं हम एचटीएमएल की एचटीएमएल थीम। जो कि रहेगी हमारे पास, देखो उसके उसकी प्राइस मान के चलिए हमने ले ली, वो मिल रही है हमें 20K में, जो हमें चाहिए। 20K में हम यहाँ से कर सकते हैं बाय एचटीएमएल थीम को और दे सकते हैं इस अपने डेवलपर को। तो इसको मैक्स टू मैक्स विदिन 1 वीक इंटीग्रेट कर देगा रिएक्ट के कंपोनेंट में और यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो कितनी कॉस्ट हमने सेव कर ली, मान के चलिए अगर 3 महीने ये लगा था बनाने के लिए, इसकी 1 लाख रुपए सैलरी है। इसकी कितने रुपए सैलरी है? 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ अगर इसकी सैलरी है, तो 3 मंथ ये लगा रहा है, तो ये लगातार इसकी सैलरी हो जाती, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कितनी हो जाती? सैलरी सैलरी डेवलपर की 3 लाख। तो हमने क्या करा, 20K में इसको दे दिया। 20K में इसको थीम खरीद के हमने इसको दे दी और इसको बोला कि आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इस थीम को। विदिन 1 वीक ये कर देगा। मोटा-मोटी हमें कितने का पड़ गया?
अगर मैं लगाऊँ टू मैक्स की 40,000 के अंदर हमारा काम हो गया। मेन बात है यहाँ पे क्या सेव हुआ हमारे पास, जो सेव हुआ हमारे पास, वो हमारे पास सेव हुआ है टाइम। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा सेव हो गया, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है यहाँ पर किस चीज़ की है, यहाँ पर है टाइम की, ठीक है? इसलिए हम किसको इसको यूज़ करने वाले हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे, तो एचटीएमएल की थीम को। तो टाइम सेव करेंगे और अपना जो मेन जो पार्ट है लॉजिकल पार्ट पे हम फ़ोकस करें, क्योंकि यूआई के लिए या तो आप एक्सटर्नल यूज़ करेंगे लाइब्रेरी या फिर वो यूज़ करेंगे, और ये चाहे तो आप बट एज़ ए फ्रेशर लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस है अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो क्या होता है हमें एक्चुअल कंपनी फिग्मा के डिज़ाइन मिलते हैं, तो फिग्मा हम पूरा कोड स्क्रैच से लिखने के बजाय हम उसको कोपायलट या चैट जीपीटी के थ्रू, जो कि इसकी सीरीज़ भी आएँगी हमारे पास, अभी नहीं काफ़ी टाइम बाद आएँगी जब हम सारी चीज़ें सीख सीख लेंगे ना उसके बाद। उसके थ्रू भी हम जनरेट करा सकते हैं, ठीक है? यूआई को तो हम और अपने अकॉर्डिंग उसके कस्टमाइज़ करके उस पे इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हम जो यूज़ करेंगे वो एक एचटीएमएल की थीम को यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको ये जो मेरी गिटहब रेपो है ना, इसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जितनी भी हमारी वीडियो आएँगी इसके ई-कॉमर्स से रिलेटेड, उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं ऐड करके दे दूँगा आपको। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करनी है और मैम आप लोगों को मेक श्योर कर लेना कि आपके सिस्टम में गिट बैश ऑलरेडी इंस्टॉल हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, गिट बैश हियर और यहाँ पे लिख देना है आपको गिट गिट क्लोन करके और यहाँ पे पेस्ट कर देनी। जो भी हमने जो भी यूआरएल कॉपी की है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है? ओके, मैं इसको हटा देता हूँ स्पेस को। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि ये ना आपका जो पाथ है, मैं आपको ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। मेरा जो पाथ है शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी क्लोन किया हुआ है, यहाँ पे देखो। ठीक है? तो इसी को हम इसको दोबारा क्लोन नहीं करेंगे। तो इसको ही इसी प्रोजेक्ट को हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ से क्लोन करेंगे। ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट दिख कैसा रहा है एक्चुअल में। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक ई-कॉमर्स का आईवियर वाला प्रोजेक्ट। ठीक है? इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो प्रोजेक्ट की यहाँ पे लिस्टिंग आएगी, फुटर रहेगा, सब्सक्रिप्शन रहेगी, सब्सक्राइब न्यूज़लेटर रहेगा, एड्रेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है? और ये अबाउट अस का पेज, आई थिंक लिंकिंग सही नहीं है यहाँ पे देखो मैं ऐसे करता हूँ अबाउट, और हमारे पास क्या रहेगा, अबाउट अस का पेज रहेगा एक, अबाउट अस हाइफन डॉट एचटीएमएल। सारे पेज को प्रॉब्लम की बात नहीं, सारे के सारे पेज हमारे पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अबाउट वाला खोलना है, तो मैं अबाउट पे क्लिक कर दूँगा। ये अबाउट वाला खुल जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास चेकआउट वाला पेज है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और हमारे पास कार्ट वाला पेज है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? और हमारे पास इसी तरीके से अगर मैं आपको ऑर्डर वाला पेज दिखाऊँ, ये ऑर्डर वाला पेज है हमारे पास, ठीक है? और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, शॉप डॉट एचटीएमएल है, शॉप डिटेल के अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट आएँगे और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी बैकएंड से आ रही है, ठीक है? और साइन इन, साइन अप, ये सारे पेजेज़ हैं, ठीक है? वन बाय वन हम चलेंगे और इन सबको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? ये हमारा ये वाला पेज है, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो शॉप वाला पेज दिखाता हूँ मैं आपको, मेन वाला। ये हमारा शॉप वाला पेज है, जहाँ पर हम यूज़र फ़िल्टर कर सकता है किसके, अभी तो स्टैटिक साइट है एचटीएमएल में। यहाँ पे प्राइस ऑल से फ़िल्टर कर सकता है, चाइल्ड से, मेन से और वुमेन से, ठीक है? इस तरीके से यूज़र यहाँ पर फ़िल्टर कर सकता है प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स आएँगे और यहाँ पे पेजिनेशन भी हम देखेंगे। ये वाली जो पेजिनेशन है हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर भी, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने ऑर्डर वाले इसमें भी। इसमें ऑर्डर वाले इसमें भी पेजिनेशन यूज़ करेंगे।
यहाँ पे पेजिनेशन इसलिए नहीं दिख रही है, हमने लगा रखा है कि अगर मोर देन 6 रिकॉर्ड होंगे तो पेजिनेशन यहाँ पे दिखेगी, तो ये बैकएंड से आएगा, ठीक है? तो यही था गाइस। अब हमें क्या करना है, अब इस वाले प्रोजेक्ट को हमें अपने वीएस कोड में ओपन कर लेना है एक टैब में। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब मैं वीएस कोड को अपने ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड को ओपन करने के बाद उस प्रोजेक्ट को हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे करता हूँ मैं यहाँ पे, और ओपन फ़ोल्डर करने के बाद यहाँ पे लोकल डिस्क सी में है वो प्रोजेक्ट, और उसका नाम है shop अंडरस्कोर एचटीएमएल, और ये वाला प्रोजेक्ट हमारा खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट जनरेट करना पड़ेगा, जिसको इस एचटीएमएल थीम को हम कन्वर्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, और हमें रिएक्ट पे तो वर्क करना है, तो हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैं एक काम करता हूँ, एक टर्मिनल खोल लेता हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पे ये कमांड चलाऊँगा, npm क्रिएट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं टाइप कर देता हूँ आपके लिए। npm यहाँ पे npm क्रिएट @latest, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लो ये कमांड देख सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा तो यहाँ पे कर देते हैं हम रिएक्ट 19 अंडरस्कोर IVR। उसके बाद एंटर मारते हैं, फिर यहाँ पे एंटर, अच्छा स्पेस यहाँ पे प्रेस करना है, हमें टैब की को प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे ये पूछेगा वनीला, हमें चाहिए रिएक्ट, रिएक्ट के साथ आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, हमने क्या नहीं, हमें चाहिए सिंपली जावास्क्रिप्ट, और दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एन, एक वीएस कोड की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हमें वाला फ़ोल्डर भी ओपन कर लेना है, ठीक है? ओपन फ़ोल्डर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं उस वाले फ़ोल्डर को भी ओपन कर लूँगा, जो हमने अभी बनाया है, रिएक्ट वाला, ठीक है? यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिएक्ट 19 आईवीआर के नाम से हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, कोई भी वीट का जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें करना होता है npm इंस्टॉल, और मैं ज़ूम इन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा। यहाँ पे npm इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? और अब हम इतने npm इंस्टॉल हो रहा है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ हमें पैकेज सेटअप भी करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट में, जो कि सबसे पहले हम जो रिएक्ट का राउटर यूज़ करने वाले हैं, वो रिएक्ट राउटर यूज़ करने वाले हैं विद डेटा मोड। डेटा मोड के साथ हम सारे के सारे ये पैकेज को सेटअप करने वाले हैं। रिएक्ट राउटर डोम को सबसे पहले हमारा जो पैकेज है रिएक्ट राउटर डोम, उसको हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है? उससे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को चला कर देख लेते हैं npm dev। ये चल गया, इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से खुल कर आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सारी की सारी जो भी सीएसएस है app.css के अंदर वो हटानी है, और यहाँ पे index.css है उसको हटाना है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं कुछ एक्सटेंशन यूज़ करने वाला हूँ वीएस कोड के, तो आप उनको इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहले तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इम्पोर्ट पोस्ट, जो कि बताएगा कौन सा पैकेज कितना साइज़ ले रहा है। तो एक तो ये इम्पोर्ट पोस्ट हमें यूज़ कर लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ईएस। जैसे आप ES7 टाइप करेंगे तो ये वाला एक्सटेंशन आ जाएगा आपके पास, ES7 रिएक्ट रिडक्स, ठीक है? और उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑटो इम्पोर्ट। कि ऑटो इम्पोर्ट में ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। कभी भी आप अगर आप वीडियो के अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर ऑटोमेटिकली कैसे इम्पोर्ट हो रही है, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है ये वाली वीडियो को। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल जो है इम्पोर्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाँ, एक कोड फॉर्मेटर के लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्रिटियर। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, प्रिटियर कोड फॉर्मेटर, और एक प्रिटियर ESLint।
तो लिंट के एरर जो आते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर हो के आता है लिंट किसके अंदर, इसके अंदर, उसके एरर को शो करने के लिए। इन सबको आप इंस्टॉल कर लेना। हाँ, एक पैकेज लास्ट बचता है हमारा, वो है हमारा ESLint और इसको भी इंस्टॉल कर लेना, एक्सटेंशन को भी, ठीक है? ये हो गया, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है? अब देखना यहाँ पे हम app.jsx के अंदर जाएँगे और यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करूँगा, और मैं रिमूव कर दूँगा सारी चीज़ें। अभी हमने जो ES7 वाला जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करा है ना गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे RAFCE लिखूँगा, यहाँ पे ये वाली कमांड आ जाएगी हमारे पास। रिएक्ट एरर फंक्शन कंपोनेंट, इस पे क्लिक कर देना है बस। क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट बना के दे देगा। इसके अंदर हम हेडिंग रख देते हैं हम ऐप कंपोनेंट, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और आगे चल सकते हैं। आगे हम सेटअप करने वाले हैं रिएक्ट राउटर को। एक-एक करके सारे पैकेज हम सेटअप कर लेंगे, जो-जो कि इस स्लाइड्स में होंगे हमारे पास। तो रिएक्ट राउटर डोम को सेटअप कर लेते हैं। तो रिएक्ट राउटर डोम के लिए हमें कुछ पेजेस भी चाहिए होंगे। स्लाइड्स का भी तो हमारे पास ऐप वाला ही कंपोनेंट है ना, तो जितने भी पेजेस बनाएँगे ना, जिनके लिए हम राउटिंग रखते हैं, उनको कंपोनेंट में कभी ट्रीट नहीं करते, उनके लिए हम फ़ोल्डर बनाते हैं पेजेस के नाम से। पेजेस के नाम से इसलिए कि इनका राउट बना हुआ है ताकि यूज़र समझ जाए। यही एक अच्छी प्रैक्टिस है और सामने वाला जो भी आपका कोड देखेगा, तो वो भी ईज़िली समझ जाए, ठीक है? पेजेस के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल हम बना देंगे home.jsx, ठीक है? यहाँ भी हम RAFC देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, npm install, सॉरी npm install नहीं, यहाँ पे टाइप कर देंगे हम होम, और उसके बाद हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना होगा npm i लिखो या npm इंस्टॉल लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे react हाइफन राउटर हाइफन डोम। npm i क्या है? npm i शॉर्टकट है npm इंस्टॉल का। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है? इसको कर देते हैं मिनिमाइज़, बाद में भी काम आएगा ये। अब यहाँ पे एक राउट का फ़ोल्डर बना लें। जितनी भी राउटिंग से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो यहाँ पर रहने वाली होंगी, ठीक है? राउट्स, और राउट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल हम यहाँ बना लेंगे जो कि रहेगी हमारी, या तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको index.js रख देते हैं, index.js। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपने हमारे रिएक्ट राउटिंग वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप रिएक्ट राउटर वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। फिर भी मैं ब्रीफ में, ज़्यादा डीप में तो नहीं, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम डेटा मोड यूज़ कर रहे हैं, डेटा मोड यूज़ करने के लिए हमें इस तरीके से इंपोर्ट करना होता है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, और इसके अंदर ये करना होता है हमें, ठीक है? इस तरीके से कंपोनेंट और पाथ देना होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें ये करना होगा, इंपोर्ट क्रिएट ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना होगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और थोड़ा और ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, और जो हमने होम कंपोनेंट बनाया था उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर ऑटोमेटिक कैसे इंपोर्ट हो रहे हैं? क्योंकि हमने ऑटो इंपोर्ट वाला जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया था ना अभी, उसकी वजह से हमें वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है। अभी यहाँ पे हमें इंपोर्ट सजेशन देने लग जाएगा कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउटर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। राउटिंग कॉन्फ़िगर मुझे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम कॉन्स्ट राउटर के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा। राउटर के अंदर हम करेंगे क्रिएट ब्राउज़र राउटर, जो कि लेगा एक हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देना होता है पाथ, और मैं ऑल्ट शिफ्ट टैब पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीटियर वाला एक्सटेंशन डाला था। या तो अच्छा, पहले इसको फॉर्मेट कर देंगे इस तरीके से।
ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करना है, कंट्रोल ज़ेड करके दिखाता हूँ, अगर ये भी नहीं हो रहा आपसे तो ये राइट क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, तो यहाँ पे अब देना पड़ेगा हमें एलिमेंट, तो एलिमेंट कौन-सा दे रहे हैं हम? होम, सॉरी होम नहीं है ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट दे रहे हैं और अब ये हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे देना पड़ेगा हमें चिल्ड्रन, जितने भी राउट होंगे ना वो हमारे ऐप कंपोनेंट से होकर जाएँगे, तो इसलिए हमें चिल्ड्रन पास करना पड़ेगा, ठीक है? अब जल्दी-जल्दी इसके अंदर हम देते हैं पाथ, नहीं यहाँ पे देते हैं हम चाहते हैं जैसे ही हमारा ऐप कंपोनेंट लोड हो ना, उसके अंदर हमारा होम कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो, बाय डिफ़ॉल्ट पहला पेज बन जाना चाहिए, कौन-सा डिफ़ॉल्ट पेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंडेक्स 2 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे कंपोनेंट कॉलिंग होम, जी हटा देंगे यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे अब क्या लोड करेगा, ये जो लोड करेगा ना, ये लोड करेगा हमारे होम वाले पेज को बाय डिफ़ॉल्ट लोड कर देगा। उससे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें और करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे आपको दिखाते हुए इसलिए चल रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे ना राउट प्रोवाइडर को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके जो हमने राउटर वाली फ़ाइल बनाई है ना, उसमें से हम राउटर एक्सपोर्ट करके और अपनी main.jsx फ़ाइल में यहाँ पे हमें ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ चलते हैं और चलते हैं अपने main.jsx के अंदर और यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट जैसे मैं करूँगा राउटर सजेशंस आ रहे हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड गाइस, सजेशंस आ रहे हैं, राउटर मैं करूँगा फ्रॉम और उसके बाद हम दे देंगे पाथ राउट्स के अंदर, ठीक है? अब ये ऐप कंपोनेंट हमें तो चाहिए ही नहीं, ऐप कंपोनेंट को यहाँ से हम हटा देंगे और यहाँ पे हमें चाहिएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें इम्पोर्ट कर देना है यहाँ पे, इम्पोर्ट राउट प्रोवाइडर, राउट प्रोवाइडर। उसके बाद यहाँ पर हमें कर देना है राउट प्रोवाइडर और इसके अंदर दे देना हमें राउटर इक्वल टू राउटर, ठीक है? ये हमारा सारा का सारा सेटअप हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे लोड करेंगे, तो अभी कुछ चीज़ नहीं आएगी। आप कहेंगे सर क्यों नहीं आ रही है? कभी भी अगर जभी भी हम यहाँ पे राउटिंग राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के बाद ना, अच्छा एक तो इसमें यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है यहाँ। अच्छा इसको हमने एक तो एक्सपोर्ट भी कर देना, ठीक है? एक्सपोर्ट तो हम एक्सपोर्ट करना भूल गए, एक तो ये थी, राउटर। देखो अभी भी एरर भी चला गया, अगर मैं अब दिखाऊँगा तो ऐप कंपोनेंट तो आ गया। बट सर इसके अंदर ना होम कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे 120 पेन होम कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा? तो होम कंपोनेंट को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि होम कंपोनेंट जो है, अगर यहाँ कोड में देखेंगे आप, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस कर देना। ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते शॉर्टकट से तो यहाँ पे कर देना। मैक में आई थिंक ऑप्शन शिफ्ट एफ है, ठीक है? होम कंपोनेंट क्या बोल रहा है? होम कंपोनेंट चाइल्ड है किसका? ऐप कंपोनेंट का। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम इसका पेरेंट कंपोनेंट कौन है? तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमें एक चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम आउटलेट। यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करूँगा आउटलेट, सजेशन आ जाएँगे, इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐप कंपोनेंट के नीचे आउटलेट को रजिस्टर कर दूँगा सिंपली, ठीक है? अब देखना ये होम कंपोनेंट भी हमारा आ गया, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले पैकेज की तरफ जो कि है टोस्टिफाई। इसके थ्रू हम कोई नोटिफ़िकेशन दिखाना चाहेंगे ना, वो दिखाएँगे, ठीक है? टोस्टिफाई, तो ये एक टोस्टिफाई है और ये काफ़ी अच्छा पैकेज है नोटिफ़िकेशन दिखाने के लिए। पहले भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं, पिछले वाले प्रोजेक्ट में भी और इसी को यूज़ करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले npm इंस्टॉल कर लेना है हमें। तो
ये टर्मिनल पे मैं इंस्टॉल कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखना इसकी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आएँगे आप। यहाँ पर ना आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं थोड़ा-सा आपके लिए 125 पे कर देता हूँ इसको ज़ूम। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ना मुझे ना नोटिफ़िकेशन कौन-सी दिखानी है, तो मुझे दिखानी है ये वाली, कलर्ड वाली, इसको चेक कर देना कलर्ड और सक्सेस वाली दिखानी है। उसके बाद मैं शो टोस्ट पे क्लिक करूँगा और मुझे ना ऑटो क्लोज़ यहाँ पे करना है, मुझे यहाँ पे ऑटो क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे एक सेक मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? यहाँ पे मैं 5 को हटा दूँगा और 3000 लिख दूँगा, ठीक है? अब क्या करना है यहाँ पे मुझे लिमिट रखनी है कि एक बार में हमारा एक ही टोस्ट शो होगा, मल्टीपल नहीं आ सकते, ठीक है? ट्रांज़िशन लगाना चाहते हैं, ट्रांज़िशन देखो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, ये है ना? यहाँ कलर्ड को मैं चेक कर दूँगा, मुझे कलर्ड वाली चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सक्सेस कर दूँगा मैं, सक्सेस सेलेक्ट करूँगा कलर्ड, यहाँ पे 3000 यहाँ पे स्लाइड या कोई सी बाउंस वाली रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट 1 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास कोड जनरेट करके हमें दे देगा, इतना हमें कॉपी करके रख लेना है। इतना कॉपी करने के बाद अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पेस्ट कर देंगे, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ट्रांज़िशन बाउंस बोल रहा है तो बाउंस के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ से बाउंस इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे टोस्ट कंटेनर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई के अंदर से हमें ये टोस्ट कंटेनर भी मिल जाएगा। क्योंकि हमने ऑटो इंपोर्ट वाला पैकेज यूज़ कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करते जाएँगे, हमारा काम होता जाएगा। और यहाँ पे इस डिप की जगह ना कोड को मैं रैप करने के बजाय फ्रैगमेंट के अंदर रैप कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे सब कुछ सही है और यहाँ देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा अभी तक, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? गुड गाइस। अब इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारा जो अगला अगला जो पैकेज है, जो हमें इंस्टॉल करना है, ये भी हो गया। एक तो ये रिडक्स को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे रिडक्स जेएस टूलकिट, इसको कॉन्फ़िगर अभी नहीं करेंगे, कॉन्फ़िगर हम बाद में ही करेंगे। अभी सिर्फ़ हम इंस्टॉल करके रख लेते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। npm install @redux स्लैश रिडक्स जेएस टूलकिट, टूलकिट में एल लगा देंगे, ठीक है? इस तरीके से। ये भी हो गया। अब इसको कॉन्फ़िगर हम करेंगे बाद में जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ये भी इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी और यहाँ पे ये है ना, बाद में करेंगे जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यूज़ इसको ऐसे करते हैं हम और ऐसे इसको डिस्पैच करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अब उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट हुक फॉर्म, यप, और @हुक फॉर्म इंस्टॉल करना है ये रिज़ॉल्वर स्लैश यप। इसके लिए हम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, रिएक्ट हाइफ़न हुक फॉर्म हुक फॉर्म रिज़ॉल्वर और यप, ठीक है? इसको हम वैल्यू ये जो लाइब्रेरी है फॉर्म वैलिडेशन प्रोवाइड कर जाती है, सब हैंडी मेथड प्रोवाइड कराती है हमें, जिससे हम ईज़िली हम अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट हुक फॉर्म हम यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम हुक हुक फॉर्म फॉरवर्ड चले रिज़ॉल्वर और यहाँ पे दे देंगे हम उसको युप और यहाँ पे npm इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? ये भी हो गया। अब जो हमारा लास्ट वाला जो रहता है, एक तो हमारा ये रहता है एक्सओएस वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे और एक है हमारे पास मोमेंट। और मोमेंट जो पैकेज क्या करता है, मोमेंट पैकेज करता है अगर हमें जावास्क्रिप्ट डेट टाइम के साथ प्ले करना है ना, जावास्क्रिप्ट डेट के साथ, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसका ना सिम्प्लीफाई वर्जन है ये। टाइम ज़ोन गैस करने के काम आता है, किसी में ईज़िली हमें कुछ ऐड करना है, डे की फॉर्मेटिंग करनी है,
या कुछ और करना है तो वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इस तरीके से हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा अ, अभी तो हमने .env भी नहीं बनाई है ना, .env भी बना लेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी हम कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम एक्सक्यूज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम मोमेंट को इंस्टॉल करते हैं। मोमेंट npm ये है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक और हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं मोमेंट टाइम ज़ोन। मोमेंट टाइम ज़ोन npmi यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे और इसको हमें ना इम्पोर्ट करना पड़ेगा मेन डॉट जेएसएक्स में क्योंकि अ, टाइम ज़ोन को हमें हर बार ऑलवेज़ हमें गैस करना है, तो इसको इस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे मोमेंट टाइम ज़ोन बस, इतना कर देना आप, ठीक है? इतना आप कर देंगे तो आपका काम ईज़िली हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक्सेस को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा और मोमेंट को भी यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट एक्सेस और उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है? अभी के लिए डॉट ENV हाँ, एक डॉट ENV को भी हम सेटअप कर लेते हैं। उससे पहले हमारी एपीआई यूआरएल क्या रहेगी वो भी दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। इसके लिए हम जो एपीआई यूज़ करने वाले हैं मैंने ऑलरेडी बना के डिप्लॉय कर रखी है, सारी एपीआई मैंने टेस्ट कर रखी है। तो ये एपीआई की डॉक्स हैं और ये एपीआई की बेस यूआरएल है। एपीआई की हमें अगर बेस यूआरएल चाहिए ना, तो लेट्स से इस वाली को मैं चेक कर लेता हूँ, ट्राई इट आउट। इस पे आप जाएँगे, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हमें एपीआई की बेस यूआरएल मिल जाएगी। ये क्या है B1, B1 तक एपीआई की बेस यूआरएल है, ठीक है? इतना हम डॉट ENV में डाल देंगे, यहाँ पे ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे सारी की सारी एपीआई हमारे पास अवेलेबल होंगी। सभी एपीआई का सक्सेस रिस्पॉन्स और कुछ-कुछ एपीआई का यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स भी चाहिए, वो यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस देखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी एपीआईज़ हैं आपको कोई कोई भी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये वाली एपीआई यूआरएल को यूज़ करना है और इस एपीआई का यूआरएल का यूज़ करके हम अपना फ्रंट एंड को डेवलप करने वाले हैं। तो गाइस काफ़ी मेहनत लगी है एपीआई को बनाने में। तो आपका लाइक और आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ज़रूर, ठीक है? ये सारी की सारी एपीआई हमारे पास अवेलेबल है। जैसे-जैसे हम पेज डेवलप करते जाएँगे, इन एपीआई का हम यूज़ करते जाएँगे। ठीक है, ये भी हो गया। ये एपीआई की यूआरएल है तो इसको सबसे पहले तो हमें डॉट एनवी फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट करते हैं डॉट एनवी फाइल? रूट पे क्रिएट होती है ऑलवेज़। डॉट एनवी डॉट एनवी फाइल कहाँ रह गई? आई थिंक एसआरसी के अंदर क्रिएट हो गई है। तो बाहर निकाल के यहाँ पे रखते हैं जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पड़ी है ना यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमने रख दी है। अब इसके अंदर हमें एक एपीआई की यूआरएल रखनी पड़ेगी। वाइड एपीआई यूआरएल, तो जब भी हम वाइड के कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को बनाते हैं, उसे वाइड्स के प्रीफिक्स करना पड़ता है। इतना प्रीफिक्स हमें देना ही पड़ेगा वाइड, अदरवाइज़ वो हमें एरर देगी देती है, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर हम देंगे वाइड अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल। अभी फिलहाल के लिए हम इतना रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे तो हम कॉपी कर लेंगे। कहाँ तक कॉपी करनी है हमें? B1 तक। यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, ये हमारी एपीआई की यूआरएल रहने वाली है जिसको हम यूज़ करेंगे। ये विदाउट सिंगल कोट्स भी दोगे आप तो भी ये चल जाएगा, ठीक है? ये भी हो गया।
अब मेन डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक तो हमें ना बार-बार हमें बेस एपीआई यूआरएल पास ना करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल में दिखाता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, बार-बार मुझे यूआरएल पास करनी पड़ेगी। मान के चलो मैं लॉगिन को एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन, अगर मैं रजिस्टर को एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे रजिस्टर, अगर फॉरगेट पासवर्ड को एक्सेस कर रहा हूँ, तो फॉरगेट पासवर्ड। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम बेस यूआरएल सेट कर देते हैं हमारे हमारे एपीआई की मेन डॉट जेएसएस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एक्सोएस। और उसके बाद सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन स्लैश रजिस्टर, जहाँ भी एपीआई कॉल करनी होगी इस तरीके से, और कुछ भी यहाँ पे लाइक शॉप, और हमारा काम ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? वो हम काम करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सओएस डॉट, यहाँ पे लिखेंगे बेस, यहाँ पे बेस के बाद देखो यहाँ पे इनमें से इंपोर्ट कर लेंगे सही। डिफ़ॉल्ट डॉट बेस यूआरएल है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डॉट बेस यूआरएल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है? ये बेस यूआरएल रहेगी और इसको कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट ईएनवी डॉट मेटा डॉट ईएनवी डॉट बाइट, या फिर इस की का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और कॉन्फ़िगर करनी है। अभी इसके बारे में फॉरगॉट कर दीजिए, ये चीज़ क्या है, यूज़र अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे ना अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्टी टोकन पास कर देंगे, जब हम ऑथ सेट कर लेंगे, उसको लोकल स्टोरेज से फेच करके यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है? इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सओएस इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट डॉट यूज़, और उसके अंदर रिक्वेस्ट पास करके ऑथराइज़ेशन का हेडर है, ये सारे हेडर हैं, वन बाय वन हम पास कर देंगे, ठीक है? ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें हर रिक्वेस्ट पे सारे के सारे हेडर पास करने पड़ेंगे मैनुअली। तो हम अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, मैनुअली चीज़ें नहीं पास करना चाह रहे, इसलिए हम सारी की सारी चीज़ें हमने एक्सओएस यूज़ की है ओवर द फेच एपीआई, और एक्सओएस में भी हम कुछ मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं, ताकि हमें बार-बार वो चीज़ें सेंड ना करनी पड़े एपीआई को। यहाँ पे एक्सओएस डॉट, यहाँ पे देखो एक्सओएस डॉट लिखेंगे ना, यहाँ पे देखो, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरसेप्टर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? इंटरसेप्टर। इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूज़, इस तरीके का कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ये चीज़ मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया है, देखो यहाँ एक्सओएस इंटरसेप्टर, यहाँ पर आप आ जाएँगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये है एक्सओएस की, इस तरीके से हमें यूज़ करना रहता है ये, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐड रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर ले सकते हैं, और रिस्पॉन्स का हमें इंटरसेप्टर अभी तो चाहिए नहीं, हमें रिक्वेस्ट वाला चाहिए। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये सारा का सारा कोड मैंने यहीं से लिया हुआ है। तो यहाँ से करेंगे भई कॉपी, और इतना हमने कॉपी कर लिया। इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर इस तरीके से देंगे हम एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम देंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ऑथराइजे यहाँ पे हम स्मॉल ए कर दिए, क्योंकि हमारी जो बैकएंड की एपीआई है ना, स्मॉल ए की डिमांड कर रही है। यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम एम्प्टी पास कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स और डॉट टाइम ज़ोन। ये टाइम ज़ोन इसलिए पास कर रहे हैं कि यूज़र कौन से टाइम ज़ोन से ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट डॉट, देखो इसके लिए ये वाला फंक्शन होता है गैस करने के लिए। मोमेंट डॉट टीज़ेड डॉट गैस, गैस कर लेगा कि अभी कौन से टाइम ज़ोन से यूज़र आ रहा है। यहाँ पे कर देंगे हम गैस, और यहाँ पे कर देंगे गैस करने के बाद यहाँ पे ट्रू। उसके बाद हमारे पे ना ये मल्टी लैंग्वेज की एपीआईज़ बनी हुई हैं, तो उसको हमें ये भी बताना पड़ेगा हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। अभी के लिए सिर्फ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश।
यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा, अभी हमारा जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है सिर्फ़ वो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और यहाँ से हमें डॉट भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे ईएन ऐसा हार्ड कोडेड पास कर देंगे, ठीक है? बाद में जब रिएक्ट नोड के प्रोजेक्ट हम बना लेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कैसे हम मल्टी लैंग्वेज लोकलाइज़ मल्टी मल्टी लैंग्वेज वाला जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम लोकलाइज़ेशन भी बोल सकते हैं कि लोकलाइज़ेशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में, ठीक है? ये हो गया। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे एक्सेप्ट लैंग्वेज को हमने ईएन पास कर दिया, ठीक है? तो यही था गाइस। अब मैं इसको चला कर देख लेता हूँ एक बार। और ये जो एपीआई URL है ना, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट क्योंकि हमने पूरे प्रोजेक्ट भाई कुछ कोई भी प्रोजेक्ट हम सेटअप करते हैं, उसमें टाइम तो लगता है। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये जो ई-कॉमर्स की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है प्रोजेक्ट की, तो कहीं छोड़ के मत जाना गाइस आप। काफ़ी मज़ा आने वाला है कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें लास्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को भी, ठीक है? तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।